देखिएगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी BPAS 186 तनाव एवं समय प्रबंधन, इसकी हम लोग क्लास करेंगे और इसी एक ही क्लास में मैं आप सबको पूरी किताब पढ़ा दूंगा और आपका एग्जाम भी इसी एक ही वीडियो देखने से 100% पास हो जाएगा, बल्कि पास नहीं होगा, मार्क्स भी आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं इस सब्जेक्ट की तो आपका एग्जाम 50 नंबर का होगा, याद रखिएगा, और एग्जाम में मात्र 2 घंटे का है। होल टिकट जो आपका है, यानी जो इग्नू में एडमिट कार्ड आता है, उसमें जरूर आपके लिए 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक का टाइम दिया होगा कि 3 घंटे का एग्जाम है। बट इस सब्जेक्ट का जो आपका एग्जाम होगा मात्र 2 घंटे का होगा भाई। और एग्जाम की टाइमिंग जो होती है ना, वो क्वेश्चन पेपर में सही लिखी होती है, ठीक है। तो ये मात्र 2 घंटे का पेपर रहेगा। इसमें 10-10 नंबर के 8 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 10 नंबर के 5 क्वेश्चन कर रहेंगे। इसलिए 2 घंटे का पेपर है, थोड़ा ध्यान में जरूर रखिएगा। 2.5-3 पेज से ज्यादा 10 नंबर के क्वेश्चन में आप लोग मत लिखिएगा, क्योंकि 2 घंटे कब निकल जाते हैं कई बार पता भी नहीं चलता है, ठीक है। बड़ा जल्दी बीत जाता भाई मेरे 2 घंटा। और इस सब्जेक्ट एग्जाम 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक होगा, 2 घंटे का, ठीक है। तनाव एवं समय प्रबंधन, अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूं तो इसमें टोटल अगर आप देखेंगे, टोटल जो चैप्टर हैं, टोटल चैप्टर आपके हैं 10, ठीक है। और ये 10 के 10 चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ लो भाई, एक चैप्टर से एक क्वेश्चन पेपर में आएगा। आप इसको याद रखिएगा कि एक चैप्टर मान ले एक क्वेश्चन, आपने जितने चैप्टर पढ़ लिए समझ लो उतने क्वेश्चन आप कंफर्म कर लेंगे। एग्जाम में 8 क्वेश्चन आता है, ठीक है, और 8 में से हमको 5 करना, और एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, और 10 नंबर के लिए कम से कम 2.5-3 पेज लिखना, इससे ज्यादा मत लिखना। 2 नंबर का, यानी कहने का मतलब है 2 घंटे का पेपर है। टोटल 10 चैप्टर हैं, और 10 के 10 चैप्टर मैं आपको इस वीडियो में सारे मैं पढ़ाऊंगा, और बिल्कुल इजी तरीके से। इसलिए इस वीडियो को खास तौर से ध्यान से देखिएगा, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से जाएगा। तो चलिएगा हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिएगा, पहला चैप्टर क्या है, तनाव को समझना। तनाव मतलब समझते हो भाई, जिसको हम बोलते हैं भाई किसी प्रकार का स्ट्रेस होना, या देखो ना किसी को होता भाई स्ट्रेस, चिंता हो गई है, उसी को भाई हम लोग बोलते हैं तनाव। किसी आप दबाव महसूस कर रहे हैं, जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं, आप लोगों का पेपर है तो तुमको तनाव ये होगा कि एग्जाम पास होगा कि नहीं पास होगा, कि मेरा पेपर अच्छा जाएगा कि अच्छा नहीं जाएगा। एक प्रकार का क्या है, तनाव है। यानी तनाव आगे चल करके क्या किस में बदल जाता है, डिप्रेशन में बदल जाता है, ठीक है। और तनाव की हम लोग बात करें, आखिर तनाव क्या होता है, ठीक है। तनाव कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सा तनाव होता है, ठीक है। तनाव के कौन कौन से लक्षण होते हैं, ठीक है, और तनाव कैसे होता है। तो तनाव से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। तो चलिए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। तो भाई देखिएगा, तनाव को अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेस, और स्ट्रेस जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता कसा जाना। यानी आज हर व्यक्ति, अगर आप देखेंगे, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, विद्यालय हो, कोई कार्यस्थल हो, हर व्यक्ति ऐसे आपसे लोग मिलते होंगे जो कहते होंगे कि उनके जीवन में भैया बहुत तनाव है, या वो तनाव महसूस कर रहे होंगे। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग आप सबको मिलते होंगे, कहते हैं मुझे भाई बड़ा टेंशन है, मुझे बड़ा तनाव है। किसी को भैया पारिवारिक तनाव है, किसी को एग्जाम का तनाव है, किसी को शादी का तनाव है। हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का क्या है, तनाव है। और कई बार हम तनाव का अनुभव भी करते हैं। तनाव नमक और काली मिर्च की तरह है, यानी जिस प्रकार से कह सकते हैं कि खाने में नमक और काली मिर्च का यूज होता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी वही तनाव है। तनाव कई बार हमें सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों का एग्जाम होने वाला है भाई, अगर तुमको किसी प्रकार का तनाव नहीं रहेगा, तुम पढ़ाइया नहीं करोगे, पढ़ोगे ही नहीं, ठीक है भाई। तनाव लेते हो ना तभी तो पढ़ रहे हो कि भाई फेल होने का डर है, बेइज्जती होने का डर है, आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसको लेकर के डर व्यक्ति के मन में है, तभी तनाव है, तभी तो पढ़ रहा है, नहीं तो पढ़ेगा ही नहीं। तो तनाव क्या करता है कि हमें सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। तनाव को हम लोग ज्यादातर खराब समझते हैं, लेकिन भाई मेरे, तनाव हमेशा खराब नहीं होता, यानी नकारात्मक नेगेटिव नहीं होता है। तनाव के कई लाभ भी होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बिल्कुल भी तनाव नहीं है
तो समझ लो वो व्यक्ति अपने रास्ते से भटक जाएगा, वो किसी चीज की परवाह नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है, और कई बार भैया ज्यादा तनाव ले लिया, ज्यादा तनाव भी खतरनाक है, आपको हॉस्पिटल में पहुंचा देगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आप बीमार हो जाएंगे। तो तनाव अच्छा भी होता है और तनाव खराब भी होता है, याद रखिएगा कि ये दोनों चीजें करता है। भाई अगर आप बिल्कुल तनाव नहीं ले रहे हैं तो आप बिल्कुल नालायक हो जाएंगे, आप कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है, इधर उधर घूमेंगे, आप जिम्मेदार नहीं रहेंगे। भाई अगर ज्यादा तनाव ले लिया तो कह सकते हो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपको शरीर में दर्द हो जाएगा, आपका सिर दुखेगा, ठीक है, तो इस प्रकार की समस्या, आप अस्पताल पहुंच जाओगे। तो तनाव लेना भी जरूरी है और अत्यधिक तनाव नहीं भी लेना जरूरी है, ज्यादा तनाव भी ना लें। ये है तनाव की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। मुख्यतः तनाव की उत्पत्ति भौतिक विज्ञान की समझ सकते हैं। 17वीं शताब्दी में बहुत यातायात लोगों द्वारा अनुभव की कठिनाई के लिए तनाव का प्रयोग किया गया। तो तनाव कह सकते भाई एक प्रकार से कई प्रकार, शारीरिक भी तनाव होता है, मानसिक भी तनाव होता है। भाई शरीर में अगर दर्द हो रहा है, अगर तनाव लेगा तो शरीर दुखने लग जाएगा, ठीक है, शरीर दर्द करने लग जाता है, तो तनाव होता है। और तनाव मानसिक भी होता है ना, जैसे एग्जाम की चिंता है, किसी को भैया शादी की चिंता है, किसी को अपनी बेटी की शादी की चिंता है, ठीक है। तो इस प्रकार के भी हमारे तनाव कई प्रकार से होता है, ठीक है। तनाव के कौन कौन से दृष्टिकोण है? पहला भैया चिकित्सा दृष्टिकोण। कैनन ने प्रारंभ में तनाव को आपातकालीन कहा। चर्चा की जा चुकी है कि कैनन ने तनाव को लड़ने या भाग जाने के पक्ष में रखा है। कैनन के अनुसार तनाव पर्यावरणीय मांग के अनुसार व्यक्ति की गई प्रतिक्रिया है। तनाव एक प्रकार का क्या है? दबाव है। भैया अगर आप किसी चीज का प्रेशर फील करते हैं वही तो तनाव होता है, और तनाव व्यक्ति के जीवन में संतुलन भी बनाता है। तो तनाव अच्छा भी है और भैया तनाव क्या है? खराब भी होता है। संज्ञानात्मक मूल्यांकन दृष्टिकोण, यह दृष्टिकोण बताता है कि कहा गया कि तनाव व्यक्ति और पर्यावरण के बीच अंतर क्रिया का परिणाम है, बल्कि उन्हें ज्ञानात्मक मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से संज्ञानात्मक मूल्यांकन किया जाता है कि व्यक्तिगत अंतर मौजूद, अतः एक ही परिस्थिति में एक व्यक्ति तनाव पूर्ण और दूसरा व्यक्ति तनाव रहित। तो देखा होगा कई बार होता भाई, हम लोगों ने देखा होगा कि एक ही समय में कह सकते एक आदमी को बड़ा तनाव है और दूसरे आदमी को बिल्कुल भी तनाव नहीं। देखा होगा ना, कई बार देखोगे एक ही घर में कोई बहुत टेंशन ले रहा है और कोई आदमी बिल्कुल टेंशन नहीं ले रहा। ऐसा होता होगा, तनाव में इस प्रकार से होता है। घरों में देखा होगा लोग बोलते होंगे भाई मुझे तो बड़ा तनाव, मुझे तो बड़ी टेंशन रहती है, लेकिन मेरी जो माँ है, मेरे जो बच्चे हैं, उनको किसी प्रकार की फिक्र ही नहीं है, उनको किसी प्रकार का तनाव नहीं है। तो तनाव में एक चीज व्यक्ति पर्यावरण दृष्टिकोण है, यानी तनाव भैया व्यक्ति को, इन्वायरमेंट आपका जैसा होगा तनाव भी आपको वैसा होगा। यानी तनाव आपका, आपके आसपास का माहौल कैसा है, आपके घर का माहौल कैसा है, ये भी आप तनाव क्या है काफी भाई आपके घर में रोज लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तो आप वैसे भी तनाव में रहोगे भाई मेरे, वैसे टेंशन बनी रहेगी तुमको, ठीक है। लड़ाई झगड़ा, मनोविश्लेषक दृष्टिकोण भी तनाव में होता है, ठीक है। यानी इससे तनाव नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है भाई, ठीक है। तनाव व्यक्ति को सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। सकारात्मक तनाव है, पॉजिटिव तनाव है, और नेगेटिव तनाव का मतलब यानी अत्यधिक तनाव लेने से तनाव आपके स्वास्थ्य को, आपके मानसिक हेल्थ को नुकसान भी पहुंचा देगा भाई। अगर डिप्रेशन, अगर तनाव कितने प्रकार का है? तनाव मुख्यतः 3 टाइप का होता है। जैसे यूट्रस एक अच्छा तनाव है, यानी ये तनाव के रूप में कह सकते हैं, इस तनाव को कह सकते हैं जैसे भाई किसी को नौकरी का चिंता है, किसी को शादी का चिंता है, ये सकारात्मक तनाव है। जैसे कोई सोचता कि भैया मुझे अच्छी नौकरी मिल जाती इसलिए तनाव ले रहा है, कोई सोच रहा भैया अच्छी लड़की मिल जाए उससे शादी कर लें, या कह सकते भाई कोई पढ़ाई को लेकर के चिंता कर रहा है, कोई अच्छे मार्क्स को लेकर के चिंता कर रहा है। तो कैसा तनाव है? ये अच्छा तनाव कहा जाता है। यानी इतना तनाव तो लेना ही पड़ेगा, अगर इतना भी तनाव नहीं लोगे तो क्या हो जाएगा, किसी चीज में तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा। समझ रहे हो? इसको बोलते हैं यूट्रस। दूसरा है न्यूट्रस। न्यूट्रस क्या है? यदि तनाव सहायक ना हो और नुकसान ना करे तो इसे, यानी तनाव भैया ना तो आपको नुकसान कर रहा है ना तो आपको फायदा कर रहा है, दूसरे प्रकार का तनाव यूट्रस तनाव कहा जाता है। यानी यूट्रस तनाव यानी ऐसा तनाव है, इतना चिंता करते हो ना तो आपको फायदा पहुंचाता है ना तो नुकसान पहुंचाता है।
तीसरे प्रकार का जो तनाव है डिस्ट्रेस, यह तनाव तीसरे प्रकार का है। सामान्यतः लोग इसी में तनाव कहते हैं। जब व्यक्ति उत्तेजना महसूस करता है और जब उसे, इसको कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं व्यक्ति तनाव फील कर रहा है, कि वो बोलेगा एक प्रकार से डिप्रेशन टाइप का, यानी डिस्ट्रेस जो है उसको, जब इस प्रकार का तनाव होगा तब व्यक्ति कहेगा भैया उसको तनाव हो रहा है, उसको टेंशन हो रही है, उसको किसी चीज की पड़ी है, वो ज्यादा फिक्र करेगा किसी चीज की, समझ रहे हो, परवाह बहुत करेगा, बार बार पूछेगा ताछेगा, इसको बोलते हैं डिस्ट्रेस। तीन प्रकार का तनाव, पहला तनाव अच्छा तनाव, दूसरा तनाव कह सकते हैं भैया कि ना तो नुकसान देता है ना तो फायदा करता है, मीडियम तनाव है, तीसरा तनाव जिसको हम डिस्ट्रेस, इसी को हम तनाव कहते हैं, जब व्यक्ति शारीरिक रूप से मानसिक रूप से क्या करता है, तनाव को फील करता है। ठीक है, तनाव, व्यावसायिक तनाव बहुत होता है। तुम लोगों ने देखा भाई बहुत सारे लोग नौकरी के लिए नौकरी कर रहे हैं, कोई दुकान कर रहा है, उनका काम नहीं चल रहा तब भी व्यक्ति बहुत तनाव करता है। नौकरियों में देखा होगा बहुत सारे लोग दुनिया भर का तनाव लेते हैं, भाई बॉस है, माता पिता हैं। तो व्यावसायिक तनाव आप लोगों ने देखा, जो व्यापारी हैं, जो डॉक्टर हैं, वो भी बहुत सारा तनाव लेते हैं। जो लोग नौकरी पेशा वाले लोग हैं वो भी बहुत सारा भाई टेंशन लेते हैं, बहुत सारा तनाव उनको भी रहता है कि भाई माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा, मेरा काम चलेगा कि मेरा काम नहीं चलेगा। इस प्रकार का भी अगर आप देखेंगे तो लोग दुनिया भर का तनाव लेते हैं। जो लोग काम कर रहे हैं भाई, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनको तो अलग अलग प्रकार का तनाव होता है। भाई किसी को तनाव ये है कि भाई कस्टमर आएगा कि नहीं आएगा, माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा। जो लोग नौकरी करते उसमें ये रहता कि मेरी सैलरी बढ़ जाए, कहीं बॉस मेरे से गुस्सा ना हो जाए, कहीं नौकरी कंपनी वाले हमको बाहर ना निकाल दें। इस प्रकार से व्यक्ति को बड़ा तनाव रहता है। और नौकरी करने वालों को ये भी चिंता रहती है भैया घर में भी टाइम देना है और नौकरी में भी टाइम देना है, तो दोनों में संतुलन बनाए रखना है। अगर भाई नौकरी में ज्यादा टाइम दे दिया तो घर में मार पिटैया हो जाएगी, घर में झगड़ा होने लग जाता है। देखा होगा ना, पति पत्नी में, माँ बाप में बड़ा लड़ाई झगड़ा होता है, खास तौर से देखा होगा ना। तो व्यावसायिक जितने लोग हैं, जो भी लोग काम करते हैं, नौकरी करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि व्यवसाय या नौकरी में या घर परिवार में, दोनों में बैलेंस बना के चलना बहुत जरूरी है। अगर आप डिसबैलेंस हो गया तो समझ लो आप डिप्रेशन में आ जाएंगे, आपको तनाव 100% भाई होगा ही होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम तनाव की बात करें। तनाव के कौन कौन से कारण हैं, किस कारण से व्यक्ति को तनाव होता है? भैया पहला होता है शारीरिक अवस्था। भाई अगर आप शारीरिक रूप से बीमार हैं तो आपको तनाव होगा, या आपके कहीं दर्द है तो शारीरिक तनाव होता है। दूसरा होता है उत्तरदायित्व, जैसे आपको बहुत ज्यादा जिम्मेदारी किसी ने दे दी है, बहुत ज्यादा काम दे दिया, तब भी आपको तनाव हो जाएगा। दूसरा संघर्ष, किसी से आपकी भाई लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया, तब भी तनाव हो जाएगा। ठीक है, अगला होता है विद्यालय और कार्यस्थल का तनाव, जैसे तुम पढ़ाई लिखाई तुम लोग करते, तुमको भी एक प्रकार का तनाव है। जो लोग कहीं नौकरी चाकरी करते हैं उनको वहां अलग प्रकार का तनाव होता है। एक होता है भैया भावनात्मक तनाव, जैसे रिश्तों में तनाव हो जाता है ना, जैसे पति पत्नी में लड़ाई हो गया, माता पिता में हो गया, बच्चों में हो जाता है, भाई बहन में हो जाता है, तो ये होता भाई मेरे भावनात्मक तनाव, यानी जिससे आपकी फीलिंग्स जुड़ी हैं, जिससे आपकी भावनाएं जुड़ी हैं, ये हमारा क्या होता है भैया भावनात्मक तनाव है। एक और जीवन की घटनाएं, भाई जीवन में अगर कभी अच्छी घटना घट रही है या बुरी घटना घट रही है तो यह भी क्या होता है, हमारे तनाव का कारण बनता है, कि ये भी आपको क्या करेगा, तनाव या डिप्रेशन में तो लेकर के आएगा ही आएगा। तो ये भी एक प्रकार का क्या होता है भाई तनाव, ये क्या होता है, तनाव के कारण होते हैं। तनाव इन कारणों से हम लोगों को होता ही होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और मैं जरूर कह सकता हूं कि पहले चैप्टर से एक क्वेश्चन 100% आएगा। जो मैं आपको बता रहा हूं पेपर में यही आपको लिख करके आना है। ठीक है, और 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, और 10 नंबर के लिए 2.5-3 पेज लिखना, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। अच्छे से हेडिंग बना करके, पॉइंट बना करके अगर आप लोग लिखेंगे जो मैं आपको समझा रहा हूं, तो पेपर बहुत अच्छा जाएगा। 2 घंटे का पेपर है, ज्यादा बहुत बड़ा पेपर भी नहीं है, आराम से पेपर दीजिएगा। और जो मैं समझा रहा हूं यही अगर आपने लिख दिया तो भाई अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, अगर अच्छा समझेंगे तो अच्छा पेपर लिखेंगे, रटना नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर बताता हूं। ठीक है, अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 2 क्या रहेगा, समय प्रबंधन को समझना। समय प्रबंधन का मतलब होता है भाई टाइम मैनेजमेंट। अगर हम लोग अच्छा समय प्रबंधन करेंगे, अच्छे से समय का यूज करेंगे, तो भाई तनाव किसी प्रकार का आपको नहीं होगा। देखो भाई अगर हम लोग बात करें, जैसे अगर मैं आप सबको बात करूं, देखो भाई तुम लोगों का पेपर होता है, एग्जाम होता है ना, तो तुमको बहुत सारा तनाव हो जाता है, बहुत सारी टेंशन हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि आप लोगों ने साल भर पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको तनाव हो रहा ना।
और यानी आपने सही से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रखा है। तो भाई समय प्रबंधन का मतलब आप समय ये कह सकते हो कि जो व्यक्ति सही समय से काम करेगा उसको किसी प्रकार का तनाव नहीं होगा। जब हम लोग सही समय से कोई काम नहीं करते हैं तब हमें भाई तनाव दुनिया भर का होता है। ठीक है, तो समय प्रबंधन क्यों जरूरी है? सही समय प्रबंधन करने से क्या होगा कि हमें तनाव नहीं होगा। इसलिए जो व्यक्ति समय प्रबंधन करके चलता है, सही समय से सही काम करेगा, उसे किसी प्रकार का तनाव, किसी प्रकार की टेंशन, किसी प्रकार का डिप्रेशन या किसी प्रकार का दबाव व्यक्ति महसूस नहीं करेगा। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर कोई विद्यार्थी है, अगर वो सही समय से पढ़ाई करेगा तो भाई एग्जाम के टाइम पर उसे तनाव नहीं होगा, उसे डिप्रेशन नहीं होगा, उसे कह सकते हो कि दबाव महसूस नहीं करेगा। अगर कोई स्टूडेंट है भाई सही समय से उसने पढ़ाई नहीं कर रखी है तो एग्जाम के समय भाई उसको दुनिया भर का तनाव तो महसूस होगा ही होगा। अगला, समय अपव्यय। समय अपव्यय का मतलब जो आदमी भाई क्या करता है, समय बर्बाद करता है और समय का सही उपयोग नहीं करता है, उसको तनाव होता ही होता है। तो समय प्रबंधन करके, टाइम मैनेजमेंट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, तनाव से बच सकते हैं। ठीक है, तनाव से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप अपना काम सही समय से करें। जो भी आदमी सही समय से काम नहीं करेगा उसको तो तनाव तो भाई होना ही होना है, समझ लो। अब देखो समय प्रबंधन क्या होता है। देखो समय प्रबंधन समय के महत्व को सर्वोत्तम संभावित उपयोग में योगदान देता है और यह अवधारणा है कि जो समय के प्रभावी प्रबंधन को बताता है। इसका अर्थ है उपलब्ध समय को विशेष रूप से काम में उपयोगी और प्रभावी तरीके से। भाई समय प्रबंधन का मतलब है कि आपके पास जो समय है उस समय का आप सही से यूज करें। ठीक है, आपका समय प्रबंधन आपके कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की तरह है, यह पृष्ठभूमि में चलता है जिसे आप कम समय में अधिक हासिल कर सकते हैं, काम पर चुनौती का आनंद उठा सकते हैं। चाहे आप अपने लिए, सरकार के लिए, उद्योग के लिए, सबके लिए आप समय का जितना बेहतर प्रबंधन करेंगे उतने सफल होंगे। भाई करें कि सिंपल सी बात है ना, जो व्यक्ति समय का सही से यूज करेगा भाई वो जीवन में उतना ज्यादा सफल होगा। सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति सही समय से काम करेगा उसको सफलता मिलेगी मिलेगी। चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप अपना कोई व्यापार करते हैं, चाहे आप सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे आपकी प्राइवेट जॉब है, अगर आप सही समय से काम करेंगे तो आपको जो सफलता है या सफलता मिलने का जो चांस है वो सबसे ज्यादा ही होगा। ठीक है, सही समय से अगर काम करेंगे तो आपको सफलता अधिक होगी और सही समय से अगर आप लोग काम करेंगे तो आपको किसी प्रकार का तनाव, किसी प्रकार का डिप्रेशन भी नहीं होगा। समय प्रबंधन का अर्थ समय के साथ साथ संसाधनों का कुशल यूज करना भी है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम निकाल सकते हैं कि इस प्रकार समय प्रबंधन विश्लेषण, योजना और पुनः विश्लेषण बताता है कि भाई समय प्रबंधन हमको ये बताता है कि हमें किसी भी काम को सही समय से करना है। अगर हम किसी सही काम को अगर सही समय से करेंगे तो हमें सफलता मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। जो भी व्यक्ति अपना काम सही समय से करेगा, समय प्रबंधन के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपको आगे चल करके किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ये है भाई समय प्रबंधन ना। तो समय प्रबंधन की योजना क्या है? एक व्यक्ति अपने आने वाले दिनों की योजना बना करके समय प्रबंधन कर सकता है। भाई आने वाले समय में आपको क्या क्या काम करना है, आप उसकी पूरी योजना बना लो, सूची बना लो, टाइम टेबल बना लो। आपको कौन सा काम पहले करना, कौन सा काम बाद में करना है, इसकी पूरी सूची बना लिया। उसी प्रकार से भाई आप काम करो। जैसे एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लीजिए आप सबके एग्जाम है, एग्जाम चल रहा है ना, तो भाई एग्जाम में जो पेपर पहले उसकी पहले तैयारी करो, जो दूसरा उसकी फिर तैयारी करो, तीसरे पेपर की तीसरे नंबर पर तैयारी करो। तो आप ना भाई आपका काम कौन सा पहला है, महत्वपूर्ण कामों की अगर आप सूची बना लेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट काम जिसको पहला करना, अगर आप ऐसे लिस्ट बना लेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, समय प्रबंधन को आसानी से कर पाएंगे। भाई काम देखते नहीं, आप लोगों का जब एग्जाम होता है तो आप लोग अपनी तैयारी कैसे करते हो? भाई पहला पेपर उसको पहले पढ़ोगे, फिर दूसरे पेपर को पढ़ोगे, फिर तीसरे एग्जाम की तैयारी करोगे, फिर चौथे एग्जाम की तैयारी करोगे। इस प्रकार से आप लोग तैयारी करते हो ना, इसको बोलते हैं D2 लिस्ट।
यानी काम की सूची बना लेना और आवश्यकता के अनुसार, यानी कौन सा काम जरूरी है वो पहले किया जाएगा, जो कम जरूरी काम है उसको बाद में किया जाएगा। इस प्रकार से योजना बना करके, प्लानिंग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, समय प्रबंधन कर सकते हैं। काम के महत्व के आधार पर, भैया किस काम का ज्यादा महत्व है वो काम पहले करो, जिस काम का महत्व कम है वो काम बाद में करो। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, समय प्रबंधन कर सकते हैं। जो काम हमारे लिए ज्यादा जरूरी है उस काम को पहले करेंगे और जो काम कम जरूरी है उस काम को हम लोग बाद में करेंगे। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, समय प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, टीम के सदस्यों में बांट करके, जैसे भाई आपका जो काम है, आपके साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो भाई सब 4-5 लोग मान लो आपके साथ काम करें, तो सबकी जिम्मेदारी बता दो कि तुमको ये काम करना, तुमको ये काम करना, तुमको ये काम करना। काम का बंटवारा करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, समय प्रबंधन कर सकते हैं। भाई आप हर व्यक्ति को उसका अपना काम बता दीजिए, तुमको ये करना, तुमको ये करना, तुमको ये करना, तुमको ये करना। जब आप लोग काम का बंटवारा कर देंगे और हर व्यक्ति को उसका काम बता दिया जाएगा, इससे भैया हम क्या कर सकते हैं, समय प्रबंधन कर सकते हैं। सफलता प्राप्ति के लिए भाई काम के लिए समय सीमा भी डिसाइड कर दो, भाई किस काम में कितना समय लगेगा, किस काम को कितने दिन में खत्म कर देना है। इस प्रकार से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, समय प्रबंधन कर सकते हैं। भाई टारगेट बना दो, इस काम को 1 दिन में करना, इस काम को 2 दिन में करना, इस काम को महीने में खत्म कर देना, इस काम को साल भर में खत्म कर देना है ना। इस प्रकार के टाइम ड्यूरेशन बना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, समय प्रबंधन कर सकते हैं। और समय सीमा निर्धारित करके हम लोग समय पर, भैया आप जो भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसके लिए समय सीमा निर्धारित हो, उस काम को कितने घंटे में, कितने महीने में, कितने दिन में, कितने हफ्ते में पूरा किया जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, समय प्रबंधन कर सकते हैं। आवंटित समय में काम को पूरा करने के लिए, भाई आपने जितना समय डिसाइड कर किया है उतने समय में सारे काम खत्म अगर हो जाएंगे तो आपका समय प्रबंधन अच्छे से होगा, यानी आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे। समय प्रबंधन का क्या महत्व है भैया, अगर आप समय प्रबंधन करेंगे तो आपके सारे काम सही समय से होंगे, आपके जो कर्मचारी हैं, जो वर्कर हैं, वो भाई अपडेट रहेंगे, उनके लिए भी रहेगा। और आप कह सकते हैं अगर आप समय प्रबंधन करेंगे तो आपको सफलता मिलने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहेंगे। अगर आप समय प्रबंधन रखेंगे तो आपके यहाँ अनुशासन बना रहेगा, सभी लोग आपकी बात मानेंगे, सही समय से काम करेंगे। तो समय प्रबंधन के कई सारे लाभ हैं भाई, अगर हम लोग समय प्रबंधन करके चलेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर आप समय प्रबंधन करके चल रहे हैं, ठीक है, तो समय प्रबंधन करने से क्या होगा कि आपको ये लाभ होगा कि आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं रहेगी, किसी प्रकार का आपको डिप्रेशन नहीं रहेगा, आप किसी भी प्रकार का क्या है, तनाव फील नहीं करेंगे या तनाव महसूस नहीं करेंगे। भाई इसीलिए समय प्रबंधन व्यक्ति के लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। समय अपव्यय करने के परिणाम और समय प्रबंधन के लाभ। भाई जो व्यक्ति समय अपव्यय का मतलब समय बर्बाद करना या समय खराब करना, भाई जो व्यक्ति अपना समय खराब करेगा, ठीक है, उसको भैया वो समय प्रबंधन कभी नहीं कर पाएगा। ठीक है, देखो बहुत सारे लोग भैया अपना समय क्या करते हैं, इधर उधर खराब करते हैं, इधर उधर की चीजों में व्यय करते हैं, तो भाई उनको कह सकते हैं उनका समय प्रबंधन कभी नहीं हो पाएगा और उनको हर काम में लेकर के दिक्कत या परेशानियां जो हैं वो तो आती ही रहेंगी। ठीक है, और आएगा ही आएगा, सिंपल सी बात है। समय प्रबंधन की कौन कौन सी तकनीक है, समय प्रबंधन कैसे करें भाई, स्मार्ट लक्ष्य बनाओ, अपने टारगेट फिक्स करो तो समय प्रबंधन होगा। दूसरा क्या, योजना बना करके समय प्रबंधन, प्लानिंग कर लो ना, कौन सा काम पहले करना, कौन सा काम बाद में करना, पूरा लिस्ट बना लो यार, लिख लो, तब समय प्रबंधन हो पाएगा। योग लक्ष्य के साथ आप टारगेट बनाइए ना, लक्ष्य बनाइए, तब आप समय प्रबंधन कर पाएंगे। समय प्रबंधन प्राथमिकता यानी इंपॉर्टेंट के अनुसार, भाई जो काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको पहले करो, जो काम कम इंपॉर्टेंट है उसको बाद में करो। इसलिए इसके जरिए हम क्या समय प्रबंधन कर पाएंगे, यानी लिस्टिंग बना करके। लिस्टिंग का मतलब समझते हो, लिस्ट बना लो, कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम बाद में होगा, उसके बाद कौन, पूरी लिस्ट बना लो, तब हम लोग समय प्रबंधन कर सकते हैं। 80-20 का सिद्धांत का सिंपल सा मतलब होता है, जो काम 80% इंपॉर्टेंट है वो पहले होगा, जो काम 20% इंपॉर्टेंट वो बाद में होगा। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, समय प्रबंधन। जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक काम करो, इससे समय प्रबंधन हो सकता है। कुशल कर्मचारी रह करके भैया, अगर अच्छे वर्कर हैं
तो भाई आपका काम जल्दी खत्म होगा। सकारात्मक होकर के आप किसी भी काम को जल्दी पॉजिटिव रहोगे ना तो भाई आपका कोई भी काम क्या रहेगा, जल्दी से जल्द खत्म होगा। समय सीमा, भाई हर काम के लिए आप समय सीमा बना लो, टारगेट बना लो, किस काम को कितनी देर में खत्म करना है। इस प्रकार की योजना बना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, समय प्रबंधन कर सकते हैं। हर काम के लिए भाई टाइम हो, ड्यूरेशन हो, उस काम को कितने दिन में कितने महीने में खत्म किया जाएगा। तो इस समय प्रबंधन की जो तकनीकें हैं इसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना समय प्रबंधन कर सकते हैं। और भाई समय प्रबंधन करने से क्या होगा, आपका कार्यस्थल अच्छा रहेगा, आपके लक्ष्य सारे पूरे होंगे। आप कह सकते कार्यस्थल पर सभी को जिम्मेदारी दीजिए, कार्यस्थल पर कह सकते समय खराब ना करें। तो समय प्रबंधन के अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लाभ हैं अगर आप लोग समय प्रबंधन करके चलेंगे। समय प्रबंधन क्यों जरूरी है, क्योंकि समय प्रबंधन करेंगे तो हम अपने लक्ष्यों में ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं भाई, सफलता प्राप्त कर सकते हैं, सफलता पाने का ज्यादा चांसेज रहेगा। और जो व्यक्ति समय प्रबंधन करके चलेगा उसको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं रहेगी, उसको तनाव भैया मेरे नहीं होगा। तो तनाव से बचने के लिए समय प्रबंधन जो है वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरे चैप्टर से भी मैं कह सकता हूं एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा 10 नंबर के, ठीक है। तो जो मैं चैप्टर्स करवा रहा हूं इनको 100% करके जाइएगा और पेपर में अच्छे से लिख करके आओगे तो मैं जरूर कह सकता हूं कि 50 में से 40-45 नंबर भी कई बार मिल जाता, तो अच्छा भी मार्क्स मिल जाता भाई, ऐसा कोई नहीं। और 50 नंबर के पेपर है तो 50 नंबर में वैसे भी ज्यादा मार्क्स मिलने की कई बार संभावना रहती, ठीक है। लिखना कम पड़ता है, कम नंबर के एग्जाम में वैसे भी अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर बताता हूं। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 3 क्या रहेगा, तनाव के प्रतिरूप, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन आएगा भाई। तनाव के प्रतिरूप की अगर हम लोग बात करें इसमें क्या रहेगा, जैसे सामान्य अनुकूलन, ये इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा है संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रतिरूप, यानी सामान्य अनुकूलन प्रतिरूप क्या है और संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रतिरूप क्या है, ये एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इन्हीं को देखते हैं क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है जो एग्जाम में आ सकता है। तो देखिएगा सामान्य अनुकूलन संलक्षणा यानी सामान्य अनुकूलन प्रतिरूप क्या है। देखो शेली ने 3 चरणों से परिचय कराया कि जिसका अनुभव व्यक्ति तब महसूस करता है, नहीं भाई ऐसे 3 चीजें हैं, व्यक्ति अगर ये तीनों चीजें महसूस कर रहा है तो मानो वो तनाव उसको है। यानी सामान्य अनुकूलन का मतलब ये बता रहा है कि कोई भी इंसान जब ये 3 चीजें महसूस करता है तब हम लोग कह सकते हैं कि व्यक्ति तनाव में है। पहला चरण क्या है, उनके द्वारा बताए गए चरण में अलार्म प्रतिक्रिया, जिसका अर्थ है प्रतिरोध की कमी। यह चरण संघर्ष और पलायन की प्रतिक्रिया के समान है। इस चरण के दौरान हाइपोथैलेमस द्वारा स्वायत्ता तंत्रिका तंत्र और अंतरस्रावित सक्रिय, इसके अलावा ग्रंथियों का होता है, इसको प्रतिघात कहा जाता है। यहां एक व्यक्ति रक्षात्मक प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है, ये रक्षात्मक को बढ़ाना परिणाम। देखो व्यक्ति क्या करता भाई, जब उसके खास तौर से कह सकते हैं कि जब उसमें ब्लड प्रेशर या उसके जो तंत्रिका तंत्र हैं, ठीक है, तंत्रिका तंत्र में भाई भी वो क्या करता है, एक प्रकार से खून का दौड़ा बहुत तेज हो जाता है, इसको बोलते हैं ना ब्लड का जो प्रेशर सर्कुलेशन है वो बहुत तेज हो जाता है। तब हम लोग कह सकते हैं भाई व्यक्ति तनाव महसूस कर रहा है कि जब उसका ब्लड सर्कुलेशन जब तेज होता है, यानी खून का दौड़ा जिसको बोलते हैं। दूसरा क्या है, दूसरी चरण में प्रतिरोध है जिसमें अनुकूलन अधिकतम होता है, संतुलन वापस आ जाता है। इस चरण में व्यक्ति के हिस्से पर अनुकूल होता है और व्यक्ति तनाव उत्पन्न करने वाली उत्तेजना का विरोध करता है, हालांकि अन्य उत्तेजनाओं का प्रतिरोध कम। इस चरण में के दौरान अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पाचन प्रतिरक्षा प्रणाली, यहां तक कि प्रजनन प्रणाली से अनावश्यक कोई ऊर्जा नहीं होती। यानी जब व्यक्ति को भैया धड़कन तेज हो जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, तेजी से सांस लेना, अगर ऐसा व्यक्ति कोई महसूस कर रहा है तो भैया समझ लो तनाव में है। अगर कोई इंसान की धड़कन बढ़ गई है, तेज धड़क रहा है और भाई उच्च रक्तचाप बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तेजी से सांस ले रहा है, तो भैया समझ लेना कि व्यक्ति तनावपूर्ण स्थिति में है, ठीक है। तीसरा चरण क्या है, इस अंतिम चरण में व्यक्ति थकान महसूस करेगा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से
व्यक्ति शारीरिक संसाधन धीरे धीरे व्यक्ति की जो शारीरिक क्षमता होती है वो शारीरिक क्षमता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तब व्यक्ति क्या करता है, थकान महसूस कर रहा है। तब भी आप लोग कह सकते कि भाई तनाव महसूस कर रहा व्यक्ति, थकान, हर काम को करेगा तो थोड़ा सा काम करेगा तो भैया उसको थकान लग जाएगी, थक जाएगा। और इस थकान के कारण क्या होगा, व्यक्ति तनाव महसूस करता है, व्यक्ति क्या डिप्रेशन महसूस करेगा। भाई 3 चरण है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, तनाव फील करता है। ठीक है, ये प्रक्रिया है। अगला संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रतिरूप। यह प्रतिरूप लाजरस और उसके सहयोगियों द्वारा दिया गया। लाजरस ने न केवल मानते कि तनाव और व्यक्ति और पर्यावरण के बीच की व्यक्ति में भैया व्यक्ति का जो तनाव है ना और जो हमारा इन्वायरमेंट है, ये परस्पर क्रिया के कारण व्यक्ति को तनाव होता है। यानी आपके आसपास की स्थिति क्या है, आपके आसपास की कुछ घटनाएं जो हैं वो आपको तनाव में लाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आपका ध्यान, आपकी स्मृति, समस्या, ये सारी चीजें व्यक्ति को तनाव में लाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, व्यवहार, इन कारणों से व्यक्ति में क्या होता है भैया, तनाव होता है। जैसे मान लो आप शरीर में तुमको बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है, या आपको दिमागी टेंशन है किसी चीज की, या आपको भावनात्मक सहयोग नहीं मिल रहा है, इमोशनल सपोर्ट अगर आपको नहीं मिल रहा तो भाई तनाव होगा। व्यवहारात्मक, आपके व्यवहारात्मक यानी आपके साथ कोई अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, ये सारे कारण कि व्यक्ति इसमें तनाव महसूस करेगा ही करेगा। ठीक है, जब एक व्यक्ति तनाव का सामना करता है तो तनाव खतरा है या नहीं इसका मूल्यांकन करना जरूरी है। यदि तनाव को खतरनाक पाया गया तो अधिक माध्यमिक मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें व्यक्ति संसाधनों का विशेष स्तर पर आधारित है। तनाव से निपटने के लिए पर्याप्त अपर्याप्त है। यदि संसाधन अपर्याप्त है तो तनाव का अनुभव किया जा सकता है, उसके बाद उसका सामना तनाव कर मूल्यांकन। भाई जैसे कोई व्यक्ति तनाव महसूस कर रहा है तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि तनाव जो वो महसूस कर रहा है वो खतरनाक लेवल का है या कम खतरनाक लेवल का है। उसी के आधार पर हमें उसका मूल्यांकन करना चाहिए कि वो तनाव किस स्तर का है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग कह सकते हैं भाई संज्ञानात्मक मूल्यांकन, यानी किसी भी तनाव का मूल्यांकन करना, उसको भैया जो तनाव है वो अधिक है या कम है या ज्यादा है, इस प्रकार से भाई हम लोग क्या करते हैं भी किसी भी तनाव का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ये दो जो मैंने बताए ना ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं और ये पेपर में आपके जरूर आ सकता है। 2 मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट करवाए हैं और इस तीसरे चैप्टर से जरूर कह सकता हूं कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 4 क्या रहेगा, कार्यस्थल पर तनाव। कार्यस्थल मतलब समझते हो भाई, जहां आप नौकरी चाकरी करते हैं उसी को बोला जाता है भाई कार्यस्थल। जैसे कोई जॉब करता है, कोई किसी कंपनी में काम करता है, कोई किसी दुकान में काम करता है, तो उसी को भाई बोलते हैं हम लोग कार्यस्थल। भाई आपका जो कार्यस्थल होगा वहां पर भी कई प्रकार का तनाव होता है। आप लोगों ने देखा ना, जैसे हम लोग नौकरी करते हैं, कहीं पर कोई नौकरी कर रहा, कोई जॉब कर रहा है, चाहे आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की अगर आप लोग नौकरी कर रहे हैं तो वहां आप लोगों ने देखा होगा कि आपको कई प्रकार का तनाव होगा। कार्यस्थल में तनाव होता भाई, और तनाव क्या फिर क्या परिणाम निकलता है कार्यस्थल पर भाई, अलग अलग प्रकार का तनाव आप लोगों ने देखा होगा। दुनिया भर का तनाव होता है जब हम लोग खास से जॉब में करते हैं, नौकरी करते हैं। तो भाई तनाव के क्या हैं, आप तनाव जो है थकान के कारण या कष्ट के साथ साथ तनाव को समझने के तरीका के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। तनाव कारक घटनाएं या संदर्भ मांगे जो तनाव की प्रतिक्रिया का कारण बनती हैं, इससे व्यक्ति में तनाव की वृद्धि होती है। तनाव के प्रभावी संचार, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति के पास जितने अधिक समय तक तनाव बना रहता है, संभावना अधिक है कि तनाव के नकारात्मक परिणाम करें। भैया अगर किसी व्यक्ति को तनाव है, अगर तनाव आपके साथ लंबे समय तक बना है तो हो सकता है कि वो तनाव आपको नुकसान करेगा। लंबे समय तक अगर आपका कोई तनाव बना है तो आपके लिए तनाव नकारात्मक तनाव में ही होगा। लॉन्ग डिस्टेंस का कोई भी तनाव है, जैसे मान लो किसी को शादी की है, किसी को विवाह की तनाव है, किसी को पैसे को लेकर के, अब किसी को बीमारी का तनाव है, तो लंबे समय तक अगर आपको किसी प्रकार का तनाव है तो नकारात्मक तनाव होगा। कई बार लोग
10 छोटे तनाव को भी संभाल लेते हैं, लेकिन कभी कभी एक तनाव को संभालना मुश्किल हो जाता है। भैया कई बार देखो, बहुत किसी आदमी को बहुत टेंशन है, बहुत चीजों की टेंशन है, लेकिन किसी आदमी भैया एक ही चीज की टेंशन है, उस टेंशन को आदमी संभाल ही नहीं पाता है। इस प्रकार के तनाव के संचयी होते तनाव के प्रति व्यक्ति का प्रतिरोध के साथ टूट सकता है। तो भाई किसी को बहुत चीजों की टेंशन है, लेकिन वो अपने तनाव को संभाल लेगा, और भाई किसी आदमी को एक ही टेंशन है, उस तनाव को क्या संभाल नहीं पाएगा। कार्यस्थल पर तनाव कैसे होता है भैया? मांग की कार्य भूमिका, जैसे भाई मांग बहुत ज्यादा, भाई कार्यस्थल पर तनाव कैसे होगा? भाई आप जहां नौकरी करते हैं, आपको बहुत ज्यादा काम दे दिया है, तो भाई सिंपल सी बात, आपको तनाव होगा ही होगा। दूसरा कह सकते हैं संघर्ष हो रहा है, भाई आप जहां काम कर रहे हैं कंपटीशन बहुत ज्यादा है उस लाइन में, तब भी आपको तनाव होगा कि मेरा सामान नहीं बिक रहा, मेरा माल नहीं बिक रहा, तो इस प्रकार से आपको तनाव होगा। दूसरा है मूल्यांकन आशंका, भाई आपको लगेगा कि भाई कंपनी वाले या नौकरी वाले मेरा मूल्यांकन कम कर रहे हैं, मेरे को प्रमोशन मिलेगा, मेरे को प्रमोशन नहीं मिलेगा, तो इस प्रकार से भी खास तौर से कार्यस्थल यानी नौकरी और जॉब करने वाले जो लोग होते हैं, उनको तनाव होता ही होता है। दूसरा कार्य जीवन समझौता, भाई अगर आप देखोगे जो नौकरी करने वाले लोग हैं, खासतौर से जो नौकरी वाले हैं, कार्यस्थल पर जो लोग काम कर रहे हैं, उनको भाई नौकरी में भी और परिवार में दोनों में एक प्रकार से बैलेंस बनाना जरूरी है। अगर बैलेंस नहीं बना पाते तो उनको भैया समझौता करना पड़ता है, या तो घर में समय दे दो या नौकरी में समय दे दो, ये होता ही ना, उनको तो समझौता करना पड़ता है। और जो आपको नौकरी करते समय जो चुनौतियां आती हैं, ये चुनौतियां भी आपके क्या कर सकती हैं, तनाव का कारण हो सकती हैं। इस कारण से भी क्या हो सकता है, व्यक्ति को कई प्रकार का तनाव हो सकता है। भूमिका की मांग, एक कर्मचारी की भैया बहुत सारी भूमिका, बहुत सारी जब जिम्मेदारी हो जाती है, तब कोई भी कर्मचारी भाई तनाव महसूस करता है। जैसे आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं और आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, तब आपको 100% है कि आपको तनाव होगा ही होगा। आपको अधिक वर्क दे दिया गया है, आपको अधिक काम दे दिया गया है नौकरी या नौकरी चाकरी में, तो मैं जरूर कर सकता हूं कि उस समय भी आपको तनाव होगा ही होगा। दूसरा है सूचना अधिभार, इससे समय पूर्व लोगों की इतनी अधिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई। वास्तव में महामारी एक सूचनात्मक काल है। जैसे मान लो आपको अगर कोई काम कर रहे हो, अगर उस काम की अगर आपको जानकारी नहीं है, तो भैया आपको तनाव होगा। जैसे मान लो तुम कोई नौकरी करते हो और उस काम के बारे में तुम बहुत ज्यादा जानते नहीं हो, तो आपको तनाव होगा, भाई इस काम को कैसे करूं, एक मेरे से काम होगा कि नहीं होगा, तब व्यक्ति को तनाव होगा। कार्य जीवन समझौता, भाई जैसे आप कोई नौकरी कर रहे हैं, तो भाई आपको नौकरी में भी समय देना है और आपको घर में भी समय देना है, इस कारण से भी व्यक्ति में तनाव होगा ही होगा, क्योंकि व्यक्ति दोनों में बैलेंस बना नहीं पाता है। और भैया डिसबैलेंस हो जाएगा, बैलेंस बिगड़ा तो समझ लो भैया ना घर का रहेगा ना नौकरी का रहेगा। अगर आपने जॉब में ज्यादा समय दे दिया तो घर में लड़ाई झगड़ा होगा, ठीक है। बीवी बच्चों को अगर आप समय नहीं दे पा रहे हैं तो दिक्कत होगी। अगर बीवी बच्चों को समय दे दिया तो आप नौकरी में समय नहीं दे पाएंगे। तो भाई इस प्रकार से कार्यस्थल में इस प्रकार के तनाव होते हैं। पारस्परिक चुनौतियां, यानी अगर आप देखेंगे नौकरी करते समय कई प्रकार की चुनौतियां होती हैं, ठीक है। तो आपका कंपटीटर भी है और आपको काम भी अधिक करना है, आपको कस्टमर हैंडलिंग भी करना, आपको ग्राहक भी देखना है, सभी प्रकार के काम देखने पड़ते हैं ना। तो इसलिए कई प्रकार की ये सारी जो चुनौतियां होती हैं, ये हमारे तनाव का कारण बनती हैं। कई बार लोग अपनी नौकरी छोड़ देते हैं क्योंकि वह प्रबंधक को छोड़ना चाहते हैं। यदि प्रबंधक या पर्यवेक्षक के साथ अच्छे संबंध नहीं है तो आपको तनाव होगा। भैया जैसे मान लो अगर तुम किसी कंपनी में काम करते हो या तुम कोई नौकरी करते हो, जिस नौकरी को तुम कर रहे हो वहां के लोगों के साथ अगर अच्छे संबंध नहीं है तो भाई आपको तनाव होगा ही होगा। अगर आपके बॉस के साथ और आपके सीनियर के साथ अगर आपके अच्छे संबंध नहीं है, उससे भी आपका क्या होगा, तनाव होगा। मूल्यांकन आशंका, जब आपको लगता है कि मेरा मूल्यांकन अच्छा नहीं हो रहा, मैं जितना काम करता हूं उतना मुझे फायदा नहीं मिलता है, ये भी ऐसे कारण है जिससे क्या होगा भाई, व्यक्ति को तनाव होगा। या भी मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन भी क्या व्यक्ति के तनाव का कारण का स्रोत बन सकता है। तनाव के क्या परिणाम है भैया? तनाव का पहले होता शारीरिक तनाव का परिणाम होगा। भैया अगर आप लोग तनाव लेंगे तो तनाव से आपके शारीरिक में बहुत सारी बीमारी हो सकती है। भाई तनाव लेने से आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आपकी त्वचा संबंधी बीमारी हो सकती है। तनाव लेने से भैया आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और आपको कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। तनाव लेने से आपके पेट रोग हो सकता है, आपको मधुमेह हो सकता है, आपको अल्सर हो सकता है,
और तनाव अगर व्यक्ति ज्यादा लेगा तो व्यक्ति शराब और तंबाकू का सेवन करेगा, और तनाव ज्यादा लेने से नींद भी कम आने लग जाएगी। भैया ये तनाव का खतरनाक परिणाम निकलेगा अगर आप लोग तनाव लेंगे। तनाव का मनोवैज्ञानिक रूप क्या है? भाई अगर कोई व्यक्ति तनाव लेगा तो उसको उदासी रहेगी, निराशा रहेगी, चिंता रहेगी, इस प्रकार से वो चीजों को महसूस करेगा, यानी थकान बहुत ज्यादा महसूस करेगा, लो फील करेगा, अच्छा महसूस नहीं करेगा। ये तनाव का मनोवैज्ञानिक कारण है। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, आपके मन में उदासी रहेगी, चिंता रहेगी, निराशा रहेगी और डिप्रेशन में आप चले जाएंगे। तनाव का ये मनोवैज्ञानिक रिजल्ट है। भैया अगर कोई व्यक्ति तनाव लेगा, तनाव का कार्यस्थल पर व्यवहार में क्या भैया अगर कोई व्यक्ति तनाव ले रहा है तो सबसे पहली बात है व्यक्ति इंसान को गुस्सैल बहुत हो जाएगा। जो इंसान तनाव लेगा उसमें गुस्सा, वो हिंसक भी हो सकता है, वो गाली गलौज भी करेगा, उसका काम सही समय से नहीं होगा। और तनाव लेने के कारण व्यक्ति में क्या होगा कि व्यक्ति शराब और नशीली दवाओं का सेवन भी करने लग सकता है। भाई जो व्यक्ति तनाव लेगा डिप्रेशन में रहेगा, आगे चल करके वो शराबी भी बन सकता है, नशेड़ी बनने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि लोग डिप्रेशन में नशे का सेवन करने लग जाते हैं। तनाव का एक ऐसा भैया खतरनाक परिणाम है कि व्यक्ति नशेड़ी हो सकता है, व्यक्ति को गुस्सा बहुत आएगा, खींचेगा, हिंसक हो सकता, मारपीट करने लग जाएगा, व्यक्ति का प्रदर्शन में कमी आ जाएगी, किसी भी काम को सही समय से कर नहीं पाएगा, न तो परिवार में भी लड़ाई झगड़े का कारण बन सकता है, पत्नी के साथ, माँ बाप के साथ। जो भी व्यक्ति अगर तनाव लेगा तो भाई व्यवहारिक रूप से उसे इन सारी समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। तो भाई तनाव के सब क्या है? परिणाम है, यानी रिजल्ट है। अगर हम लोग तनाव लेंगे तो इस प्रकार की समस्याएं हमें हो सकती हैं, और ये समस्या भाई हर आदमी के साथ होंगी। ठीक है, तो चौथा चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन भाई 100% आएगा। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर बताता हूं। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 5 क्या रहेगा? अपर्याप्त समय प्रबंधन कार्य निष्पादन पर प्रभाव, जिसमें हम लोग खास तौर से बात करेंगे कार्य अभिन्यास क्या होता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा गया है, कार्य अभिन्यास। ठीक है, और एग्जाम में कार्य अभिन्यास पेपर में आ भी सकता है। ठीक है, तो भाई हम लोग कार्य अभिन्यास की बात करेंगे। कार्य अभिन्यास देखिएगा, इस भाग में कार्य सूची तैयार करना, कार्य की प्राथमिकता, गलत समय पर सही काम करना, स्मार्ट वर्क की बजाय कड़ी मेहनत के मुद्दे को बात करेंगे। देखो कार्य अभिन्यास क्या है? कार्य सूची तैयार करने में लापरवाही। देखो अगर आप देखेंगे भाई कि जैसे मान लो आपको समय प्रबंधन करना है, तो देखो जब लोग समय प्रबंधन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं भाई, काम की जो सूची तैयार करते हैं कि भाई कौन से काम को पहले करना, कौन से काम को बाद में करना है। उसमें जब व्यक्ति कार्य सूची तैयार नहीं करेगा तो भाई उसको कह सकते हैं समय प्रबंधन उसका सभी टाइम से हो नहीं पाएगा। दुनिया के सबसे सफल जो लोग हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री हैं, ओबामा हैं, बिल गेट्स हैं, सुंदर पिचाई हैं, सभी लोग अपनी दैनिक सूची बनाते हैं। भाई आपको डेली सूची बनानी चाहिए, आपको क्या काम पहले करना है, क्या काम बाद में करना है। जो भाई सिंपल सी बात है, कार्य अभिन्यास का मतलब ये बता रहा कि आप काम की सूची बना लें। और जो लोग भाई काम की सूची नहीं बनाते हैं, काम कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम बाद होगा, आप डेली आप रूटीन बनाइए, आपको कौन सा काम करना, कौन सा काम नहीं करना है। अगर आप डेली वर्किंग की सूची बनाएंगे तो कह सकता हूं आपको काम में सफलता मिलने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहेंगे। कार्य सूची तैयार करने का कोई नियमित नहीं है। कई संगठन में अपनाई जाने वाली समय प्रबंधन का हिस्सा नहीं बनते हैं। यह देखा गया कि काम का प्रदर्शन आमतौर पर उन दिनों में बेहतर होता है जब कार्य सूची तैयार की जाती है। करें भाई, अगर कोई व्यक्ति काम करने का टाइम टेबल तैयार कर ले, कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम बाद में होगा। अगर हम लोग कार्य सूची या काम करने का अगर हम लोग काम टाइम टेबल तैयार कर लेंगे तो हमारा काम बेहतर होगा और हमारा काम अच्छा होगा। कार्य सूची तैयार करने से बोझ कम हो जाएगा। भाई अगर कोई व्यक्ति काम करते समय अगर उसका टाइम टेबल बना रहा है, कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम बाद में होगा, तो उसको काम करते समय किसी भी प्रकार का बोझ महसूस नहीं होगा। ठीक है भाई, ऐसा नहीं बोझ सा लगेगा।
जब कार्य सूची तैयार की जाती है तो हमें पता चलता है कि कौन सा काम हमारे लिए जरूरी है और कौन सा काम हमारे लिए कम जरूरी है। जो महत्वपूर्ण काम होगा व्यक्ति उसको क्या कर लेगा भाई, पहले कर लेगा। कार्य सूची बनाने से कह सकते हो कि किसी विशेष दिन किए जाने वाले काम का उल्लेख हो जाएगा और प्रत्येक कार्य के लिए समय आवंटित नहीं किया जाएगा। भाई अगर हम कार्य सूची बनाएंगे तो हर काम के लिए अलग अलग दिन डिसाइड कर लेंगे, इससे भी अच्छा। कभी कभी संगठन के लक्ष्यों के साथ जुड़ने के लिए गंभीर विषय बिना कार्य सूची के तैयार की जाते हैं। इस प्रकार से अगर हम कोई भी लक्ष्य बना रहे हैं, अगर उसके लिए हम कार्य सूची, अगर टाइम टेबल बनाएंगे तो हम किसी भी कार्य में काम में सफलता अधिक तेजी से पा सकते हैं। दैनिक सूची यानी कार्य सूची तैयार करने से सप्ताह में कौन से काम करने जरूरी हैं, यह भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो भाई कार्य सूची तैयार करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कार्य सूची की प्राथमिकता स्पष्ट हो। भाई अगर आप टाइम टेबल बना करके काम करते हैं तो काम में प्राथमिकता, भाई कौन सा काम आवश्यक है उसको पहले करना है, जो काम कम आवश्यक है उसको बाद में करना है। कार्य विन्यास में काम का बंटवारा कर देना, ठीक है। तो भाई कार्य सूची बनाते समय हमें प्राथमिकता के आधार पर, प्रायोरिटी जिसको बोलते हैं, कि भाई कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, इसके आधार पर जो काम आवश्यक है भाई उसको पहले करो, जो काम कम आवश्यक उसको बाद में करो। तो इस प्रकार से हमें क्या करना, कार्य विन्यास करना है, काम की सूची तैयार करना है। गलत समय पर सही काम, कुछ कार्य के लिए सही और गलत समय हो सकता है। हाँ सच में ऐसा होता है, कई बार किसी काम को करने के लिए भाई कोई सही समय होता है और कोई गलत समय तो सही काम को यानी काम को सही समय पर करना है, किसी भी काम को गलत समय पर मत कीजिए, ठीक है। जैसे मान लो भाई कोई चीज मौसमी होती है या कोई चीज सुबह बिकती है, कोई चीज शाम को होती है, तो इस आधार पर भी यार आप काम की सूची बनाएं। भाई कौन सा काम सुबह किया जाना चाहिए, कौन सा काम शाम में किया जाना चाहिए, तो भाई कौन सा काम किस समय पर होगा यह भी डिसाइड कर लें। गलत समय ना डिसाइड करें किसी भी काम के लिए। स्मार्ट वर्क की बजाय कड़ी मेहनत। देखो भाई काम करते समय काम की जब सूची बनाएं तो उसमें कड़ी मेहनत करो, लेकिन उसके साथ स्मार्ट वर्क अगर आप करेंगे तो आपको काम में सफलता अधिक मिलेगी। और जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो स्मार्ट वर्क करते हैं। भाई मेहनत तो करो लेकिन स्मार्ट वर्क करने से हमारा काम कोई भी जो होगा वो जल्दी हो जाएगा। इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, कार्य अभिन्यास यानी काम का बंटवारा कर सकते हैं। और इस प्रकार से अगर हमें काम करेंगे तो भैया हमें किसी प्रकार की टेंशन नहीं होगी, हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी। तो कार्य अभिन्यास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में आ सकता है या पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। कार्यात्मक शैली का मतलब होता है कि काम कैसे करें, काम करने के लिए कौन कौन, भाई समय सीमा डिसाइड कर लो, टाइम बना लो ना। और जो लोग समय सीमा डिसाइड नहीं करते उसका काम विलंबन का मतलब कोई भी काम देर से ना करें, सही समय से काम करें, समय बर्बाद ना करें। स्पार्किंग का नियम यानी आप एक प्रकार से कह सकते हो कि हर काम को करने के लिए समय सीमा जो निर्धारित की गई है उसी समय सीमा, समय के हिसाब से काम को डिसाइड करें। भाई हर समय के लिए अलग अलग काम। तो ये योजना प्रणाली का मतलब है भाई काम करते समय यानी आपको जो भी काम करना है उसके लिए बाकायदा भाई योजना बना लें। प्लानिंग के साथ हमें किसी भी काम को करना चाहिए। अगर हम योजना बना करके, प्लान बना करके अगर किसी काम को करेंगे तो मैं जरूर कह सकता हूं कि हमें किसी भी काम में सफलता मिलने के क्या रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहेंगे। भाई आप सभी कामों में 100% सफल होंगे, या मैं कह सकता हूं कि सफलता पाने का चांसेस आपका अत्यधिक होगा ही होगा, ठीक है। तो पांचवें चैप्टर से जैसे कार्य अभिन्यास, कार्य प्रणाली, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। और 10 ही नंबर का क्वेश्चन आता तो अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख दीजिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 6 रहेगा और भाई काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। और इस चैप्टर से मैं जरूर कह सकता हूं कि आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिएगा तनाव और स्वास्थ्य। तनाव का हमारे स्वास्थ्य पर या हमारे प्रदर्शन पर या हमारे रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ता है। भाई तनाव का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तनाव का हमारे प्रदर्शन यानी हमारा जो काम होता है उसी को बोलते हैं भाई प्रदर्शन। भाई अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा तनाव लेगा तो उससे उसका काम भी इफेक्ट पड़ेगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा। और तनाव का हमारे रिश्तों पर भी भाई प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा और बहुत आसान रहेगा। देखो शरीर का, भैया शरीर पर तनाव का क्या प्रभाव पड़ता है। भाई अगर कोई व्यक्ति तनाव लेगा
तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो उसके शरीर पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा ही। भाई तनाव लेने से, अगर आप तनाव लेंगे तो शरीर पर शारीरिक रूप से आपको कई सारी बीमारियां होंगी। भाई अगर कोई व्यक्ति तनाव लेगा तो शरीर पर उसको कई यानी शारीरिक रूप से कई सारी बीमारी हो सकती है। जैसे आपको अगर मैं बात करूं, जैसे आपको हृदय रोग हो जाएगा, आपको अल्सर बीमारी हो जाएगी, मधुमेह, गठिया, फेफड़े की दिक्कत, सिर दर्द, बदन दर्द, पेट दर्द, इस प्रकार के तमाम तरह के दर्द हो सकते हैं। भाई अगर कोई आदमी तनाव लेगा तो उसको कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। खाना अच्छा नहीं लगेगा, नींद अच्छे से नहीं आएगी, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होगी, सिर दर्द होगा, बदन दर्द होगा, पेट दर्द होगा, हृदय रोग होगा, अल्सर होगा, मधुमेह होगा, गठिया होगा, ये सारी बीमारी हो जाएगी तुमको अगर तनाव लोगे शारीरिक रूप से। हृदय और रक्त वाहिनी में विकार रहेगा। भाई अगर कोई व्यक्ति तनाव लेगा तो शारीरिक रूप से भैया उसका ब्लड प्रेशर, हृदय गति कभी भी रुक सकती है और हार्ट अटैक आ सकता है और मौत का कारण भी ये बन सकता है। रक्त वाहिनी यानी आपका ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आएगी अगर कोई व्यक्ति तनाव लेगा, यानी हृदय रक्त वाहिनी मतलब यानी ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होगी और आपको हृदय संबंधी समस्याएं काफी हो सकती है और हृदय गति रुकने से आपकी मौत भी हो सकती है। खासतौर से तनाव लेने से ये हमारे शरीर पर भैया बुरा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। व्यक्ति मेहनत नहीं कर पाएगा, थकान महसूस करेगा, ये सारी चीजें कह सकते हैं कि शरीर पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। भविष्य में स्वास्थ्य पर आपका बहुत ज्यादा जोखिम हो सकता है, आपका हेल्थ खराब हो जाएगी भैया अगर आप तनाव लेंगे। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, ठीक है, और आपको कह सकते हैं आपको शारीरिक काफी बीमारियां हो सकती है। आपको मोटापा या मोटापे का खतरा, चिंता के कारण आप कह सकते हैं कि अवसाद, डिप्रेशन, इस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। आपको अल्सर भी हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, दमा हो सकता है, इस प्रकार की लगातार सिर दर्द, कमर दर्द, बदन दर्द, पेट दर्द, इस प्रकार की हजारों बीमारियां व्यक्ति को सता लेंगी अगर कोई व्यक्ति तनाव लेगा। तो तनाव का शरीर पर ये सारा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई भी व्यक्ति भाई तनाव ले रहा है तो ये समझ लीजिए कि उसको ये सभी प्रकार की बीमारियां पकड़ लेंगी, जकड़ लेंगी भाई। अगला हम लोग बात करेंगे तनाव का प्रदर्शन पर क्या प्रभाव, तनाव का यानी काम पर क्या प्रभाव पड़ता है। भाई अगर हम तनाव लेंगे तो उसका प्रभाव सबसे पहले हमारे नौकरी पर, हमारे काम पर, हमारे रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ये सिंपल सी बात है, ठीक है भाई, खास तौर से पड़ेगा ही पड़ेगा ना भाई। नौकरी पर तनाव का तो प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति तनाव ले रहा है तो भाई वो अपने काम को सही ढंग से कर नहीं पाएगा, नौकरी में समय दे नहीं पाएगा, ठीक है, और उसको जो काम करने की जिम्मेदारी दी गई है वो अपनी जिम्मेदारी भी सही से निभा नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं उसको होंगी ही होंगी, समझ रहे हो। कोई भी व्यक्ति अगर तनाव ले रहा है और तनाव लेने से उसको उसके काम में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। नौकरी में तनाव लेने से क्या होगा, आपके काम पर इफेक्ट पड़ेगा, आप सही समय से काम नहीं कर पाएंगे, आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी, आपका काम का जो प्रोडक्शन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है, और आप इससे भैया आपको नौकरी से निकाला जा सकता है या आपकी सैलरी कम हो सकती है और आपका प्रदर्शन धीरे धीरे क्या है खराब होता चला जाएगा। अगर आप तनाव लेंगे तो आप अपने नौकरी पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, इससे आपका बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा। और तनाव लेने से कह सकते भाई आपको काम में बहुत सारे चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। भाई अगर आप सिर में दर्द और बदन में दर्द, पेट में दर्द लेकर के चलोगे तो आप अपने काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाओगे। जो काम 1 दिन का हो 5 दिन में होगा और 5 दिन का काम 50 दिन में होगा। आप अपने काम को सही ढंग से कर नहीं पाएंगे और काम में आपको जो 100% देना है आप सिर्फ 50% दे पाएंगे या उसका आधा भी दे पाएंगे अगर आप तनाव लेंगे। तनाव पर भाई अगर तनाव लेने से क्या होगा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न या तनाव लेने से कह सकते हैं आपको शारीरिक समस्याएं दुनिया भर की सताती रहेंगी। भाई कार्यस्थल पर तनाव का कारण हो सकता है कि आपको कोई भाई परेशान कर रहा हो। देखा होगा ना, कई सारी लड़कियां, कई सारी महिलाएं अगर नौकरी चाकरी करती हैं तो कई सारे लोग उनको टीका टिप्पणी करना, छीटा कसी करना, आंख मारना, छेड़ना, यानी कार्यस्थल पर तनाव का यह भी कारण हो सकता है। भाई देखा होगा ना कि अगर कोई लड़की, अगर कोई महिला, अगर कोई नौकरी चाकरी करती है तो भाई नौकरी करना उसके लिए इतना आसान नहीं है।
तो ये जैसे कोई छेड़ रहा है या कोई परेशान कर रहा है, यह भी कह सकते हैं कि नौकरी पर या कार्यस्थल पर तनाव का कारण हो सकता है या तनाव का कारण बन सकता है। भाई अगर कोई व्यक्ति नौकरी में तनाव लेगा तो नौकरी पर सही से काम नहीं कर पाएगा और उसको कह सकते हैं उसके काम पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। और इससे भैया हो सकता है उसको भविष्य में कोई नौकरी से निकाल दे, उसकी सैलरी कम हो जाए, इससे कह सकते हैं उसको आर्थिक नुकसान बहुत सारे होंगे। तनाव का रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ता है भाई? तनाव से कह सकते हैं हमारे रिश्ते बिल्कुल खराब हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति भैया तनाव ले रहा है तो पति पत्नी के संबंधों में दरार आ जाएगी, घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होगा। अगर कोई व्यक्ति तनाव ले रहा है तो अपने घर वालों को समय नहीं दे पाएगा, बीवी बच्चों को समय नहीं दे पाएगा, मम्मी पापा को समय नहीं दे पाएगा। अगर कोई व्यक्ति तनाव में रहता है तो अपने रिश्तेदारों को क्या नहीं जाएगा, उससे भी उसके कह सकते हैं कि सामाजिक संबंधों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। यानी तनाव लेने से कह सकते हैं कि हमारे रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमेशा डिप्रेशन में रहता है, हमेशा तनाव में रहता है, हमेशा उसे चिंता लगी रहती है, तो ना तो अपनी पत्नी को समय दे पाएगा, न तो अपने बच्चों को समय दे पाएगा, न तो अपने माँ बाप को समय दे पाएगा, न तो दोस्त को समय दे पाएगा, न तो रिश्तेदार को समय दे पाएगा। इससे क्या होगा, उसके घर में लड़ाई झगड़ा होगा, उसकी दोस्तियां खत्म हो जाएंगी और कह सकते इससे जो तनाव है उसका भाई क्या है और भी अत्यधिक बढ़ सकता है। तो तनाव लेने से कह सकते कि हमारे जो सामाजिक रिश्ते हैं उन रिश्तों में भैया खटास पड़ सकती है। भाई अगर आप तनाव लेंगे, हमेशा डिप्रेशन में रहेंगे तो पत्नी को भी समय नहीं देंगे, बच्चों को भी समय नहीं देंगे और आपको आपके पास इतना भी समय नहीं होगा कि आप मम्मी पापा के पास बैठ पाए। इससे आपके माँ बाप के जो संबंध है वह भी अच्छे नहीं रहेंगे। घर में अगर कोई रिश्तेदार आता है या कोई व्यक्ति आता है तो अगर आप तनाव में रहेंगे, अगर आप टेंशन में रहेंगे तो उससे आप खाना नहीं पूछेंगे, पानी नहीं पूछेंगे, अभी बहुत सारे कारण हो सकते हैं भाई। इससे कह सकते हो व्यक्ति आपके यहाँ कभी नहीं आएगा, आपकी हर जगह भैया क्या करेगा, बुराई करेगा। तो कह सकते कि तनाव लेने से हमारे रिश्तों पर भी एक बहुत ही हद तक कह सकते भाई इसका बुरा प्रभाव पड़ता ही पड़ता है और इससे कह सकते हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं। आज देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की पत्नियां भाई छोड़ करके चली जाती हैं। इसका कारण क्या हो कि वो समय नहीं दे पा रहे हैं। कि अगर आप घर में और बीवी बच्चों को, माता पिता को समय नहीं देंगे तो भाई घर में लड़ाई झगड़े बहुत सारे होंगे और आपको जो टेंशन है 1 गुना से 10 गुना, 10 गुना से 20 गुना बढ़ जाएगा। तो कह सकते भाई तनाव का हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है और हमारे काम पर भी प्रभाव पड़ता है और तनाव का भी कह सकते कि भाई हमारे पारिवारिक जो संबंध है उस पारिवारिक संबंध में भैया पारिवारिक संबंध बिल्कुल बिगड़ जाएगा और आपके परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा होगा। ठीक है, और तनाव लेने से क्या होगा कि आपके घर का जो माहौल होगा वो हमेशा भैया अच्छा नहीं बना रहेगा, बड़ा टेंशन का माहौल बना रहेगा, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहा। भाई तनाव लेने से हमारे कह सकते कि जो पारिवारिक संबंध है वो पारिवारिक संबंध बिल्कुल बिखर सकते हैं, टूट सकते हैं। तो तनाव लेने से भाई शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है, हमारे काम पर भी प्रभाव पड़ता है और हमारे पारिवारिक संबंधों पर भी तनाव का बुरा ही प्रभाव पड़ता है। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छठा चैप्टर, और छठे चैप्टर से मैं जरूर कह सकता हूं कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर बताता हूं। ठीक है, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 7 क्या रहेगा, समय बर्बाद करने वाले और समय की बचत करने वाले। देखो भाई समय, जो व्यक्ति समय की बर्बादी करेगा उसको क्या होगा भाई, तनाव होगा, और जो आदमी समय की बचत करेगा उसको भैया तनाव नहीं होगा और तनाव से मुक्ति पाएगा। सिंपल सी बात है। तो समय बर्बाद करने वाले, तो समय बर्बादी का तात्पर्य है कि सही समय से समय का उपयोग ना करना ही समय बर्बाद है। समय बर्बाद का मतलब होता है कि जो आदमी अपने समय का सही से उपयोग नहीं करता है उसी को हम लोग बोलते भैया समय बर्बादी। समय बर्बादी का कोई सटीक परिभाषा नहीं है। समय बर्बादी हो सकती है परंतु दूसरे के लिए ऐसा नहीं हो सकता है। कोई आदमी हो सकता है भैया जैसे तुमको लग रहा है वो आदमी अपना समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो अपना व्यक्ति समय बर्बाद ही कर रहा हो। समय बर्बाद से क्या होगा कि आपके संसाधन बेकार होंगे, आप कोई भी जो टारगेट है, लक्ष्य है, उसको प्राप्त नहीं कर पाओगे, आप अपने योजनाओं में सफल नहीं हो पाएंगे। तो ये क्या है भाई, समय बर्बादी है ना। और समय बर्बादी क्या है, समय बर्बादी करने वाले लोगों के जीवन में हमेशा टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी चीजें होते रहेंगे। समय बर्बाद करने से क्या होगा कि आप जिम्मेदार नहीं हो पाएंगे, आपका काम सही समय से नहीं होगा,
आप हर जगह पर अनुपस्थित रहेंगे, आप अपने काम के प्रति लापरवाह हो जाएंगे, आप भोग विलास में रहेंगे। ये सारी चीजें क्या करती हैं, व्यक्ति का भैया समय बर्बाद करती हैं। और समय बर्बाद करने से व्यक्ति कह सकते हैं उसको कई सारी दिक्कतें होंगी। समय बर्बाद में क्या कि स्व प्रबंध यानी टाइम मैनेजमेंट जो व्यक्ति नहीं कर पाएगा भैया वो समझ लो समय बर्बाद कर रहा है। कई दोषपूर्ण आदतें जैसे खाने पीने की गलत आदत है, सोने जागने की गलत आदत है, ये सारे इस कारणों से क्या भैया समय बर्बाद हो सकता है। स्वच्छता या स्वास्थ्य के कारण भी समय बर्बाद हो जाता है। भैया देखो कोई बीमार हो गया है या कोई स्वच्छ नहीं है, ये भी समय बर्बाद है। समय बर्बादी में क्या हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर सही समय से कहीं नहीं पहुंच रहा है या वो डायरी बना करके काम नहीं करता, लक्ष्य बना करके काम नहीं करता है, तो इससे भी आपका समय बर्बाद होगा। समय बर्बाद किस कारण से होता है, जैसे अहंकार के कारण समय बर्बाद हो सकता है, गलत फहमी के कारण समय बर्बाद हो सकता है, गुस्सा अगर कोई व्यक्ति गुस्सैल है, ईर्ष्यालु है, तो ये सारे कारण भी समय बर्बादी के कारण हो सकते हैं। व्यवस्था प्रणाली में कमी, अगर आप किसी चीज का रखरखाव नहीं कर पा रहे हैं, लेखा जोखा नहीं कर पा रहे हैं, शुल्क भुगतान नहीं कर पाएंगे, ये सारे कारण भी समय बर्बादी के कारण हो सकते हैं। इससे भी आपका क्या हो सकता है भाई मेरे, समय बर्बाद हो सकता है। और समय बर्बाद अगर होगा तो उससे क्या होगा, आपको डिप्रेशन होगी, चिंता होगी, तनाव होगा। तो भाई ये समय बर्बादी है। और जो व्यक्ति समय बर्बाद करेगा उसको तमाम तरह की समस्याएं, तमाम तरह की चीजें होंगी ही होंगी जीवन में भाई, समझ रहे हो। तो समय बर्बाद। अगला हम लोग बात करेंगे समय बचत करना। समय बचत हम कैसे कर सकते हैं, तो समय की बचत में कहा जाता है बचाया गया पैसा ही कमाया हुआ पैसा है। भैया जिसने पैसा बचा लिया समझ लो उसने पैसा कमा लिया। उसी प्रकार से यह भी लागू होता है, बचाया गया समय समाया हुआ कमाया है। एक समय सीमा तक कहना सही है, सभी के लिए 24 घंटे होते हैं। और भैया जो व्यक्ति सही समय से सही काम करेगा उसके लिए 24 घंटे 48 घंटे में बदल जाते हैं। इसलिए हम जितना सही समय से काम करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। समय बचत के कौन कौन से तरीके हैं, योजना बना करके काम करो भाई, प्लानिंग बना के काम करो तो आपकी समय बचत होगी। एक समय पर एक ही काम पर अगर आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो इससे भी क्या होगी, हमारी समय बचत होगी। यानी एक समय पर एक ही काम में अगर आप लोग ध्यान केंद्रित करेंगे इससे भी हमारी समय बचत होगी। सही यानी हर काम के लिए सही समय डिसाइड करेंगे तो इससे भी आपकी समय बचत होगी। दिन का अच्छा उपयोग, यानी हर काम को करने के लिए आप उसको प्लानिंग बनाइए या आवश्यकता के अनुसार काम करेंगे तो भैया आपकी समय बचत होगी। समय बचत करने के लिए आप रणनीति बनाएं, साफ सुथरा रखें, ठीक है, या आवश्यकता के अनुसार फाइलें वाली प्लानिंग करें, इससे भी आपका क्या होगा, समय बचेगा। समय बचाने के लिए आपको दैनिक, साप्ताहिक या मासिक आपको टाइम टेबल बना के काम करो। भाई आपको डेली क्या काम करना है, आपको हफ्ते में क्या काम करना है, आपको महीने में क्या काम करना है, आपको साल भर में कितना काम करना है, इसकी अगर आप लोग प्लानिंग कर लेंगे तो भाई आपको 100% समझिए आपको क्या होगा, समय बचेगा ही बचेगा, ठीक है। अगर आप लोग पीपीटी बना लें, यानी आप अपने काम की पूरी टाइम टेबल समय के साथ और कंप्यूटर में और इसका प्रयोग करेंगे तो भाई आपका समय, यानी अगर आप लोग सोशल मीडिया, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल और इन चीजों का प्रयोग करेंगे तो भाई आपका समय बचेगा ही बचेगा अगर आप किसी काम को करें। टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप ज्यादा से ज्यादा तकनीक का प्रयोग करेंगे, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, इससे भी क्या हमारी होगी, समय बचत होगी। समय बचत करने के लिए आप लोग एक प्रकार से योजना बनाते समय सूचनाओं को और कार्य को सही ढंग से रखिए। भाई आप डेली बैठक कीजिए, आपको कोई काम करना उसके लिए सही समय से बैठक कीजिए, सही समय से डिसीजन लीजिए और सही समय से अगर आप सही समय पर सही फैसले लेंगे तो भैया आपकी क्या होगी, समय बचत होगा ही बचत होगा, ठीक है। टेबल पीसी, यानी आप किसी भी काम को करते हैं उसको लिख लो, उसको नोटबुक कर लो, कौन सा काम कम करना है, यानी आपको कौन कौन से काम करने हैं, अगर आप उनको लिख लेंगे पेन और पेपर पर तो इससे भी भैया आपकी क्या होगी, समय बचत होगी। नहीं कई बार व्यक्ति भूल जाता है ना, तुम लोगों ने देखोगे ना, कई बार हम लोगों को क्या काम करना है वो काम हमें याद ही नहीं आता है और कई बार हम भूल भी जाते हैं। तो अगर हम लोग हर काम को लिखेंगे, लिख के पेन और पेपर पर लिखते रहेंगे या कहीं पर लिख लेंगे तो इससे भी हमारी क्या होगी भाई मेरे, समय बचत होगी। तो ये समय बचत करने के क्या हैं, उपाय हैं। अगर आप लोग इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे तो ये भी चीजें आपकी क्या करेंगी, समय बचत ही करेंगी,
ठीक है, तो समय बचत इंपॉर्टेंट है और समय बर्बादी भी। इससे मैं कह सकता हूं एक क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा ही आएगा और एक क्वेश्चन कह सकता हूं 100% पूछेगा। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देखिएगा। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 8 क्या रहेगा, तनाव प्रबंधन दृष्टिकोण और तकनीक, जिसमें हम लोग बात करेंगे व्यक्तियों के लिए तनाव प्रबंधन की तकनीकें। भाई तनाव प्रबंधन की कौन कौन सी तकनीकें हैं, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई। तनाव प्रबंधन की तकनीक जो है वो एग्जाम में पूछी जा सकती है और एग्जाम में कई बार आई भी है कि तनाव प्रबंधन की तकनीक बताओ कि भाई कौन कौन सी तकनीक हैं जो व्यक्तियों के लिए यूज होती है। तो देखिएगा व्यक्तियों के लिए तनाव प्रबंधन की तकनीकें, तो देखिएगा प्राथमिक स्तर पर, देखो प्राथमिक लेवल पर भाई व्यक्तियों के लिए तनाव प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तो पहला, सकारात्मक सोच। अगर आप लोग पॉजिटिव सोच रखेंगे हर काम को करने के लिए, भाई अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हैं, सकारात्मक रहते हैं, तो भाई आप अपने तनाव को हमेशा कम कर पाएंगे। देखो जो लोग हमेशा बुरा सोचते हैं और बहुत नेगेटिव सोचते हैं उनको तनाव सच में ज्यादा होता है। यानी जितना हम लोग पॉजिटिव रहेंगे और जितना हम लोग सकारात्मक सोचेंगे उतना ही हमारा क्या होगा भाई, तनाव कम होगा। अच्छा सोचिए कि भाई अच्छा होगा, बढ़िया होगा, बेहतर होगा, बेस्ट होगा। तो अगर हम लोग इस प्रकार से सोचेंगे तो मैं जरूर कह सकता हूं कि हमारा तनाव जो है 100% कम होगा। दूसरा है आशावादी के कारण। अगर आप होप रखेंगे, उम्मीद रखेंगे, आशा रखेंगे, तो यह भी क्या कर सकता है कि आपके तनाव को कम कर सकता है। किसी चीज को लेकर के बुरा मत सोचिए, यानी आपको हमेशा उम्मीद रखना है। जो व्यक्ति उम्मीद रखेगा किसी भी चीज पर उसको तनाव कम हो। जैसे आप लोग एग्जाम देने जाते हैं तो भाई उम्मीद रखो ना कि आपका एग्जाम 100% पास होगा। आप नेगेटिव मत रहो ना, आशा रखो ना। शिक्षित आशावाद का मतलब होता है कि आप लोग होप रखिए, उम्मीद रखिए, आशा रखिए। तो मैं जरूर कह सकता कि कोई किसी व्यक्ति का जो तनाव है कम होगा। जो लोग आशावादी होते हैं या जो लोग ज्यादा से ज्यादा होप रखते हैं, ठीक है, तब हम लोग कह सकते हैं कि इससे क्या होगा, इससे आप लोग कह सकते हैं कि भाई आपका एक प्रभाव पड़ेगा कि आपका एक प्रकार से आप ये समझ लो कि आपको भाई तनाव कम होगा ना। ठीक है, जो भी व्यक्ति, ठीक है, तनाव अगर कम करना चाहता है, ठीक है, तनाव कम करने के लिए आपके लिए सबसे जरूरी क्या है कि आप आशा रखिए, उम्मीद रखिए, तो आपको तनाव कम होगा। अगला समय प्रबंधन। भाई बेहतर समय प्रबंधन के करेंगे तो तब भी हमारा तनाव क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो बेहतर समय प्रबंधन करने से हमारा तनाव क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा कम हो सकता है। जब भी हम समय प्रबंधन करेंगे, हर काम को करने के लिए भाई आप टाइम मैनेजमेंट कर लो, समय निर्धारित कर लो, टाइम टेबल बना लो, लिख लो, तो समय, इससे भी हमारा क्या होगा भाई, तनाव कम होगा ना। खाली समय में गतिविधियां, भाई आप खाली मत बैठे रहिए ना, आप बागवानी कर लो। जब भी आपका खाली समय होता है आप खाना बना लो, पेंटिंग करना सीख लो, बागवानी कर लो, घर की साफ सफाई कर लो। जब भी हमारे पास खाली समय होता है और खाली समय में कुछ करने के लिए नहीं होता है, तभी हमारा कह सकते हैं कि एक प्रकार से तनाव होता है। तो खाली समय का जो व्यक्ति सदुपयोग करेगा, बेहतर यूज करेगा, तो उससे क्या होगा कि भाई उसका जो तनाव है वो तनाव हमेशा कम ही होगा। शारीरिक व्यायाम करके, अगर आप लोग एक्सरसाइज करते हैं, देखते हो आज लोग भाई खूब एक्सरसाइज करने जाते हैं, पार्कों में जाते हैं, तो शारीरिक व्यायाम करने से, यानी आप लोग भाई दौड़ लो, नाव चला लो, बाइक चला लो, नाच लो, गा लो, डांस कर लो या सैर सपाटा कर लो। इस प्रकार से भी आप अपने तनाव को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। शारीरिक व्यायाम करके, योगा करके, सूर्य नमस्कार करके, इन सारी चीजों को करके तनाव कम किया जा सकता है। रेस्ट लेकर के, भाई आप लगातार अगर आप काम करते हैं तो बीच बीच में अगर आप रेस्ट लेंगे, इससे भी आपका जो तनाव होगा वह कम से कम होगा। जो व्यक्ति बीच बीच में विश्राम कर लेता है, थोड़े थोड़े समय के लिए रेस्ट कर लेता है, उससे भी उसका जो तनाव होगा, जो डिप्रेशन होगा, कम कर सकता है। ध्यान करके, यानी मेडिटेशन करके हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं। आप लोग देखो ना, बहुत सारे लोग भाई मेडिटेशन पर बहुत ध्यान देते हैं कि ध्यान करिए। ध्यान लगाने से भी हम लोग कर सकते हैं कि हमारा जो तनाव होता है वह क्या हो सकता है भाई, कम हो सकता है। हम लोग जितना ध्यान लगाएंगे और हम लोग जितना ध्यान करेंगे, इससे क्या होगा कि हमारा तनाव कम ही होगा। आहार करके, भाई अगर आप लोग अच्छा भोजन करेंगे, अच्छा भोजन, हेल्दी भोजन, बढ़िया भोजन अगर आप करेंगे,
तो यह भी आपके तनाव को कम कर सकता हो। आप बहुत हैवी मत खाइए, बहुत तेल तला भुना मत खाइए। ज्यादा खाने से आपको तनाव ज्यादा हो सकता है, आपका पेट खराब हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, इस प्रकार की चीजें हो सकते हैं। तो अच्छा आहार, अच्छा भोजन खाने से क्या हो सकता है कि हमारा तनाव कम हो सकता है। अध्यात्म यानी भाई आप मंदिर जाइए, भगवान को मानिए थोड़ा बहुत। अगर इस प्रकार से आप भगवान में अगर आस्था रखेंगे तो इस कारण से भी आप क्या भाई तनाव कम हो सकता है। दूसरा है कि आप हर चीज को प्रकट कीजिए, अपने विचार, अपनी बातों को अगर आप दूसरे के सामने समक्ष रखेंगे तो इससे भी हो सकता है कि आपका जो तनाव है वो तनाव कम करने में मदद होगी। पेशेवर सहायता, भाई अगर आपको तनाव लगता है तो आप डॉक्टर की सलाह लीजिए। अगर आपको शरीर की समस्या है, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी है, या किसी प्रकार की समस्या है तो आप सलाह लीजिए। इससे भी आप क्या कर सकते हैं, अपने तनाव को कम कर सकते हैं। तो भाई ये तनाव कम करने के लिए समय प्रबंधन की सारी तकनीकें हैं। तो एग्जाम में आपसे अगर मैं बात करूं तो समय प्रबंधन की तकनीकें या तनाव प्रबंधन की तकनीक दोनों में कर सकते हैं। तनाव प्रबंधन की तकनीक आपके एग्जाम में 100% आएगा, और तनाव प्रबंधन की तकनीक अगर एग्जाम में आएगा तो जो मैंने बताया आपको एग्जाम में या पेपर में यही लिख करके आना जो मैं आप सबको बता रहा हूं। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 9 क्या रहेगा, समय प्रबंधन की तकनीक। ये आपके एग्जाम में आ सकता है। भाई हम समय प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन कौन सी तकनीक है जिनके जरिए समय प्रबंधन किया जा सकता है। भाई समय प्रबंधन के हमने बहुत सारी तकनीकों की बात भी तो की है कि भाई समय प्रबंधन की तकनीकें कौन कौन सी हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। भाई समय प्रबंधन की तकनीक पहले क्या, कार्य सूची बना करके, यानी आपको काम जो करने हैं उसकी टाइम टेबल बना लीजिए, उसकी सूची बना लीजिए, इससे हम समय प्रबंधन कर सकते हैं। यानी समय प्रबंधन करने के लिए हर काम को जो करना उसका टाइम टेबल बना लो। आपको कोई काम पहले करना, कौन सा काम बाद में करना, आपको कहाँ जाना है, कहाँ आना है, किसी मीटिंग में जाना है, तो इसके लिए अगर आप पूरी टाइम टेबल बना लेंगे तो समय प्रबंधन में भाई कार्य सूची यानी टाइम टेबल आप अच्छे तैयार करेंगे तो आपका जो समय प्रबंधन होगा वो भाई बढ़िया समय प्रबंधन, बेस्ट समय प्रबंधन अगर आपको करना है तो आप लोग टाइम टेबल 100% बनाइए। अगर आप टाइम टेबल बना करके काम करेंगे तो आपको सफलता पाना जो है, आपकी जो सफलता है वो बढ़ जाएगी। कार्य सूची बना करके, टाइम टेबल बना करके आप पूरा टाइम लिख लो ना, सुबह से शाम तक आपको क्या क्या काम करना है। जैसे इसमें बता 80-20 का सिद्धांत लागू करके, 80-20 का सिद्धांत का मतलब है कि समय प्रबंधन कैसे करें। जो काम हमारा 80% इंपॉर्टेंट है उसको पहले करो, और जो हमारा काम 20% इंपॉर्टेंट है उसको बाद में करो। तो 80-20 का सिद्धांत लगा करके हम समय प्रबंधन कर सकते हैं। यानी 80% जो हमारा महत्वपूर्ण कार्य है वो पहले करो, और जो हमारा 20% महत्वपूर्ण कार्य है वो बाद में करो। या जो महत्वपूर्ण काम है उसके लिए 80% समय दो, और जो कम महत्वपूर्ण काम है उसके लिए भाई 20% समय दो। तो 80-20 का सिद्धांत लागू करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, समय प्रबंधन कर सकते हैं। दूसरा, प्राथमिकता के आधार पर, यानी जो आपका काम ज्यादा महत्वपूर्ण है या जो ज्यादा आवश्यक उसको पहले करो, इस आधार पर समय प्रबंधन हो सकता है। प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी के आधार पर, ठीक है। या आप दिन भाई किस दिन कौन सा काम करना, किस हफ्ते में कौन सा काम करना, किस महीने में कौन सा काम करना है, इस प्रकार से भी प्रायोरिटी निर्धारित कर लिए। प्राथमिकता यानी अति आवश्यक काम क्या है, फिर आवश्यक काम क्या है, इस आधार पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, समय प्रबंधन कर सकते हैं। यानी प्राथमिकता भाई टाइम, यानी आप बना लो ना कौन सा काम ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा काम कम महत्वपूर्ण है, कौन सा काम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस आधार पर टेबल बना करके प्राथमिकता के अनुसार भी हम लोग काम करेंगे। इष्टतम उत्कृष्टता यानी आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें निरंतर सुधार कीजिए और उसमें वृद्धि कीजिए। इससे भी हमारा क्या हो सकता है भाई, समय प्रबंधन हो सकता है। आप जिस काम को लगातार कर रहे हैं उस काम को आप फटाफट निपटा लीजिए, या उस काम को जल्दी कर लीजिए, या उस काम में आपको धीरे धीरे बहुत सारा आपको स्किल हो जाएगी ना, तो भाई काम जल्दी करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, समय प्रबंधन कर सकते हैं। आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो भाई आप उस काम को जल्दी कर लीजिए ना, आप उस काम को फटाफट कर लीजिए ना, तो इससे भी आपका समय प्रबंधन हो सकता है। भाई मेरे कार्य संपन्न करें, यानी आप कोई भी काम कर रहे हैं तो हर काम को हड़बड़ी में ना करें, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। जिस काम को आप काम कर रहे हैं जिम्मेदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे तो भाई आपका समय प्रबंधन अच्छा होगा। समय प्रबंधन अगर अच्छा करना है तो हर काम को जिम्मेदारी के साथ खत्म करें, हर काम को जिम्मेदारी लें उसकी।
और जिस काम को शुरू किया पहले उस काम को खत्म करें, तभी दूसरा काम शुरू करें। अगर इस प्रकार से अगर आप किसी भी काम को करेंगे तो भैया आपका समय प्रबंधन जो है वो बहुत अच्छा होगा। समय का हिसाब किताब जरूर रखें भाई, किस काम को कितने देर में खत्म करना है, समय का हिसाब किताब रख करके भी हम लोग समय प्रबंधन कर सकते हैं। भाई हर समय के लिए समय डिसाइड कर लो, हर काम के लिए टाइम बना दो भाई, किस काम को कितने समय में करना है, कितने दिन में करना है, हर काम के लिए समय निर्धारित कर लीजिए। अगर आप लोग हर काम के लिए टाइम बना दोगे, टाइम फ्रेम, भैया इस काम को आधे घंटे में करना है, इस काम को 1 घंटे में करना है, इस काम को 40 मिनट में करना है, इस काम को 20 मिनट में करना है, अगर आप लोग इस प्रकार से टाइम बना करके काम को करेंगे तो मैं जरूर कह सकता हूं कि आपका जो समय प्रबंधन है वो बहुत अच्छा होगा और बहुत बेहतरीन होगा। संगठन बना करके भैया अगर आप टीम के रूप में काम करते, संगठन के रूप में काम करते हैं तो सबका काम सौंप दे, भाई तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है। काम का बंटवारा करके भी हम समय प्रबंधन कर सकते हैं, ठीक है भाई। अगर आप ग्रुप में काम करते हैं, आपकी टीम में कई सारे लोग काम करते हैं, तो आप लोग अपने काम का बंटवारा करके भी अच्छा समय प्रबंधन किया जा सकता है, ठीक है। ये समय प्रबंधन की क्या है, सारी तकनीकें हैं। इस प्रकार से समय प्रबंधन जो है हम लोग उसको बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे हमारा समय प्रबंधन जो होगा वो बहुत बेहतर होगा और बहुत अच्छा होगा। और चैप्टर नंबर 9 में जरूर कह सकता हूं कि समय प्रबंधन की जो तकनीक है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है और आने के चांसेस जो हैं इसके ज्यादा ही रहेंगे, ठीक है। ओके, अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 10वां क्या रहेगा, तनाव और समय प्रबंधन, सफलता और खुशी की। देखो भाई सिंपल सी अगर एक बात बोलूं कि जो व्यक्ति तनाव का प्रबंधन करेगा, यानी तनाव को कम से कम रखेगा और सही समय से काम करेगा, यानी जो व्यक्ति समय प्रबंधन करेगा उसको जिंदगी में हमेशा सफलता मिलेगी और वो व्यक्ति भैया हमेशा जिंदगी में खुश रहेगा। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि हमें अपने तनाव को कम से कम रखना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में तनाव है भाई उसको सफलता मिलेगी, उसको बहुत सारी खुशियां मिलेंगी। और जो व्यक्ति समय प्रबंधन करके चलेगा, सही समय से सही काम करेगा, टाइम मैनेजमेंट करेगा, जो काम जरूरी है उसको पहले करेगा, 80-20 का सिद्धांत लागू करेगा, उसका समय प्रबंधन अच्छे से होगा, हर काम उसका सही समय से होगा, तो व्यक्ति के जीवन में हमेशा सफलता और खुशियां रहेंगी ही रहेंगी। जैसे मान लीजिए कि आप नौकरी करते हैं और अगर आप समय प्रबंधन अच्छे से करेंगे, भाई आप घर में भी समय देंगे तो आपके बीवी बच्चे सब खुश रहेंगे, और आप कंपनी में भी अच्छा समय दे रहे हैं तो वहां के लोग भी, आप अपने सही समय से काम कर रहे हैं वहां के लोग भी खुश रहेंगे, तो आपको कंपनी में सफलता मिलेगी और घर में खुशियां आएंगी। तो जो व्यक्ति समय प्रबंधन अच्छा करके चलेगा उसका जीवन भैया खुशियों से भर जाएगा। और जो व्यक्ति समय प्रबंधन और टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं करेगा उसके जीवन में तनाव, दुख, पीड़ा, ये सारी चीजें भरी रहेंगी। और जो व्यक्ति समय प्रबंधन करेगा उसको नौकरी में सफलता मिलेगी, उसको पैसे में सफलता मिलेगी और उसके काम में भी सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें समय प्रबंधन करना चाहिए और हमें तनाव प्रबंधन भी बेहतर ढंग से करना चाहिए। भाई हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए। और तनाव को अगर हम लोगों को कम करना है तो हमें कोई भी तनाव को लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए। तनाव को कम करने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए, हमें भाई खुश रहना चाहिए, ठीक है, और व्यायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए। इससे हमारा तनाव कम होगा और जब हमारा तनाव कम होगा, नहीं होगा, तो हमें जीवन में बहुत सारी खुशियां मिलेंगी और हमें सफलता की ओर जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए समय और तनाव प्रबंधन करने से व्यक्ति को खुशी और सफलता दोनों मिलेंगी। और जो भी इंसान ना तो समय प्रबंधन कर पाता है, ना तो तनाव प्रबंधन कर तनाव को कम कर पाता है जीवन में, भैया उससे खुशियां बहुत दूर हो जाएंगी, उसके जीवन में हमेशा दुख और तकलीफ भरी रहेंगी। और जो व्यक्ति समय प्रबंधन नहीं करेगा, सही से समय का यूज नहीं करेगा, तो भैया उसको ना जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। तो इसलिए भाई समय प्रबंधन और तनाव प्रबंधन जो है हमारे जीवन के लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जीवन में समय प्रबंधन और तनाव प्रबंधन करके चलें, जीवन में तमाम खुशियां आएंगी, बीवी बच्चे सब खुश रहेंगे, घर परिवार खुश रहेगा, सब खुश रहेंगे और आपको आपके काम में भी खूब सारी सफलता मिलेगी अगर आप
टाइम मैनेजमेंट करते हैं, समय प्रबंधन करते हैं, सही समय से काम करते हैं, तो ये अगर आपका तनाव भी हमेशा कम रहेगा तो आपका हर काम में भी मन लगेगा, आपको खुशी भी बेहतर मिलेगी। भाई अगर कोई व्यक्ति तनाव में रहता है, चाहे उसके जीवन में कितनी खुशियां आ रही हो, भाई वो खुशी का कोई आनंद नहीं उठा पाएगा। इसलिए जीवन में तनाव को कम कीजिए, सही समय से सही काम कीजिए और जीवन में खूब सारी खुशियां और खूब सारी सफलताओं को प्राप्त कीजिए। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो भाई अगर मान लीजिए कि अगर आप लोगों ने सही समय से पढ़ाई की होगी, समय पढ़ना अच्छा किया होगा, तो भैया एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा, इग्नू में अच्छा नंबर आएगा और आपके जीवन में खुशहाली रहेगी और आपको सफलता मिलेगी। और जिसने भैया समय प्रबंधन नहीं किया है, उसकी पढ़ाई भी अच्छी नहीं होगी, उसका एग्जाम भी अच्छा नहीं होगा, उसको ना तो खुशी मिलेगी ना तो सफलता मिलेगी। इसीलिए सही समय से पढ़ाई करें, जीवन में तनाव नहीं रहेगा। सही समय से पढ़ाई करेंगे, लिखाई करेंगे, सही समय से काम करेंगे तो जीवन में कोई तनाव नहीं रहेगा और जीवन में आपकी खुशियां और सफलताएं आती ही रहेंगी और आप हमेशा खुशहाल रहेंगे। इसलिए समय प्रबंधन अच्छे से करें, सही समय से काम करें, समय से उठें, समय से खाएं, समय से नहाएं धोएं और समय से अपने काम को करें, समय से पढ़ाई लिखाई करें, तो आपको जीवन में खुशियां और सफलता खूब मिलेंगी और तनाव भी आपका जो रहेगा वह कम से कम रहेगा। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो 10 के 10 चैप्टर मैंने आपको बता दिए हैं और जो मैंने पढ़ाया है इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जितना मैंने बताया इसको अच्छे से करके जाइए, पेपर आपका भाई मेरे 100% अच्छा जाएगा और आपको बहुत ज्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो मैं बताया हूं आप लोग देखिएगा, यही पेपर एग्जाम में यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए 2 घंटे का एग्जाम है, 50 नंबर का पेपर है, 50 नंबर के लिए 2.5-3 पेज लिखना है और 2 घंटे का पेपर इसलिए थोड़ा जल्दी लिखिएगा क्योंकि 2 घंटे कम निकल जाते हैं, हम लोगों को पता भी नहीं चल पाता। तो समय का ध्यान रखना है और मार्क्स का भी ध्यान रखना। बहुत 20 नंबर का पेपर नहीं है तो बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना है, तो 2-2.5 पेज लिखना है, 2.5-3 पेज लिखना, इससे ज्यादा कोई मत लिखेगा। और 5 के 5 क्वेश्चन करके आने हैं, 8 में से 5 करना है, 5 करके आएगा और आपको अच्छा ही मार्क्स मिलेगा एग्जाम में।